पहली बात तो यह है कि देखें जो है अमन व अमान के हवाले से जो पाकिस्तान के हालात और साथ साथ फिर बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। क्योंकि हमारे जो एक बॉर्डर है, एक 2200 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक बॉर्डर है जो एक ऐसे मुल्क के साथ है कि जहाँ पे कई दहाइयों से जंग हो रही है इस वक्त, और जाहिर बात है उसके असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है इसको निपटने के लिए सबको मिल के बैठ के, और मैंने हमेशा से कहा है और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि अवाम को एतमाद में लेकर, अवाम को बिठा के, अवाम की मुशावरत के साथ पॉलिटिकल पार्टियों की, पॉलिटिकल लोगों की, और ख़ास तौर पे सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अक़वाम है जो वहाँ पे रह रही है। तो उनके साथ बैठ के ही एक तरीक़ाकार के साथ अगर इसके ऊपर काम किया जाए सच्ची नीयत के साथ, तो मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो और उसका हल ना हो। आपकी नीयत ठीक हो, अल्लाह ताला भी मदद करता है आपकी। हमने पूरी कोशिश की कि हम इस टाइम में, क्योंकि हमें जब हमारी ये रजीम चेंज में हमारी फेडरल गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने इस्तीफे दिए पंजाब और केपी से, तो उसके बाद ये हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फिर जब दोबारा हम आए 2 साल के बाद, तो हालात बिल्कुल ऐसे ख़राब हो चुके थे कि शहरों के अंदर जो है वो नाके लगाकर और यहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे थे। उसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया, उस प्लान के ऊपर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ज़िले हमारे उस लिहाज से बड़े क्लियर हुए, उसके अंदर बड़ी कामयाबियाँ हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोलेटरल डैमेज होता है। कोलेटरल डैमेज की वजह यह है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पनाह लेते हैं आबादियों के अंदर, और जब आबादी के अंदर कोई पनाह लेता है और वहाँ से हमला करता है तो जवाबी हमले के अंदर ज़ाहिर बात है, चाहे वो फौज हो चाहे वो पुलिस हो, जब वो जवाबी हमला करेगी तो उसमें कोलेटरल डैमेज होगा, आम शहरियों की शहादत होगी। आम शहरियों की शहादत है किसी भी सूरत में, न एज अ पॉलिसी, न एज अ मजहब, न एज अ हुकूमत हमें काबिल कबूल न थी, न है और न कभी होगी। तो उसके लिए एक ऐसा प्लान बने कि आप ये जो करते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो आप करें ग्राउंड के ऊपर जिस तरह पुलिस करती है। अब आप देखें पुलिस ने भी माशाल्लाह हमने सीडीडी को बड़ा इंप्रूव किया, और आपने देखा होगा कि पुलिस ने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत बहुत जिलों में उन्होंने पुलिस से कार्रवाइयाँ करके दहशतगर्दों का खात्मा भी किया है और दहशतगर्दों को निकाला भी है वहाँ से। लेकिन एक भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ उसमें, क्योंकि वो ज़मीनी लड़ाई करके अपना ऑपरेशन करते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड उस जगह पे जहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट्स मौजूद हों। लेकिन जब आप गोले मारेंगे, जब आप मार्टर मारेंगे, जब आप ड्रोन मारेंगे, तो जाहिर बात है उस धमाके के अंदर फिर उन दहशतगर्दों के साथ साथ आम शहरी भी जो है वो शहीद होंगे, जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो इसके लिए एक प्लान बनाकर, एक प्लान के साथ चलकर, और उन एरियाज के अंदर बिल्कुल दहशतगर्दी का खात्मा हर कोई चाहता है। कौन चाहता है कि दहशतगर्दी हो, मुल्क के अंदर अमन ना हो? अमन हमारी तरीन तरजीह है, लेकिन उस अमन को बहाल भी नहीं कर पा रहे, और उस अमन को बहाल करने में बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज हम अपने सिविलियंस का नुकसान कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि उससे वो जो सिविलियंस वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बजाय सपोर्ट देने के उल्टा वो मुखालिफ हो रहे हैं आपके, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। हमने बार बार ऑपरेशन किए, नकल मकानियाँ की, लोगों को निकाला और कई कई साल तक दोबारा नहीं भेजा। उससे नुकसान क्या हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि जो लोगों से किए वादे पूरे नहीं हुए, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, तो अब लोग एतमाद नहीं कर रहे। अभी बाजोड़ के हालात ख़राब हुए थे, हमने जिरगे के जरिए बिठाकर, एक जिरगा वहाँ बैठा और जिरगे ने कहा कि जी इस एरिया के अंदर ठीक है हम नीचे आते हैं, आप लोग हमें क्लियर कर दें। बात हुई थी 20 से 25 दिन की, उसमें लग गए 65 दिन, लेकिन अपने उसी टाइम में हमने उन सब लोगों को दोबारा बहाल कर दिया था और एक भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ उसके बाद, और वो एरिया क्लियर भी हो गया था। उसके बाद फिर अब दोबारा चीज़ उठने लगी है और एरिया में चले गए हैं। अब फिर मैंने सुना है कि कल से फिर नकल मकानी शुरू है वहाँ पर लोगों की, लेकिन जिरगे के बगैर शुरू है। पिछली दफ़ा जिरगे के साथ हमने की थी, जिरगे ने फैसला किया था, हुकूमत ने फैसला नहीं किया था। जिरगे ने फैसला किया था, लोगों ने फैसला किया था कि ठीक है हम इतने दिनों के लिए नीचे आ जाते हैं। हमने उनको सहूलियात दी और वो नीचे आते हैं और उन्होंने वेलकम किया कि आप यहाँ एरिया क्लियर कर दें। लेकिन अब तो रस्सी निकालने वाला जो काम है कि आप रस्सी उनको निकाल रहे हैं वहाँ से, फिर उनके लिए वो अरेंजमेंट भी नहीं करते आप कि जो करनी चाहिए उनके लिए। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से डंडे के जोर पर जो आप करेंगे तो अवाम का ताउन भी साथ नहीं होगा, और अवाम के अंदर फिर खदशात भी बढ़ेंगे, अवाम के तफुज़ात भी बढ़ेंगे, और इस तरीके से कामयाबी भी जो पहले तजर्बात आप कर चुके हैं नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान इन प्लेस है, हमने अपने पिछले इस पूरे 2 साल के अंदर प्रोविंशियल एक्शन प्लान भी बनाया है। वो बनाकर हमने उसकी प्रेजेंटेशन भी दी है उनको कि ये तरीकाकार है, हमारे हालात को देखकर, हमारी बॉर्डर को देखकर, हमारे इन एरियाज को देखते हुए इस तरीके से अगर हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो हमने उनको पेश किया, उस पर डिस्कशन हुई, लेकिन उसके ऊपर वो उस तरीके से दरामद नहीं कर रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो हमारा प्रोविंशियल एक्शन प्लान बना हुआ है, जो हमारे नायब वज़ीर आला असद अफरीदी साहब हैं, वो दोबारा बैठे, उसी प्रोविंशियल एक्शन प्लान के मुताबिक उनसे बात करें और उनसे कहें कि जी ये जो प्लान है इसके ऊपर बैठ के अगर इस तरीक़ाकार से आप ये काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है, देखें ये तो जो बात होती है ना
किसी जैसे गुर्दों को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। तरीकाकार गलत है, खात्मा भी होना चाहिए, ऐसे तरीकाकार से होना चाहिए उसमें कोलेटरल डैमेज भी ना हो, लोगों का नुकसान भी ना हो, न जानी नुकसान हो न माली नुकसान हो। और जाहिर बात है इस तरह के अमल से अगर हमारी फोर्सेस का, फौज का या पुलिस का भी कोई नुकसान होता है, कोई शहादत होती है, तो वो भी हमारे बच्चे हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि प्रोविंशियल इलेक्शन प्लान पे बड़ा हमने 6-7 महीने काम किया था, उसके बाद हमने उसको प्रेजेंट किया है, तो उसको अगर ज़रा देख लिया जाए और हालात को देखते हुए कोई इक़दाम किए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छे खातिर ख्वाह रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। मियाँ का नाम बदो का नस्तीन, जैसे सबको मालूम है कि आज एक हमारा सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे रिजर्व सीट को चोरी किया गया था, आपके सामने ही हालात हैं, एक बड़ी ज्यादती हुई है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसके बाद फिर इस तरीके से 1.5 साल तक हमारे इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के, उससे पहले हमारी रिजर्व सीट छीन ली गई। तो अभी ये फिर हमारे कोई लोगों को इन्होंने नाजायज़ सजा दी है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे MNAs को, सेनेटर्स को। और मैं ये डिमांड करूँगा अदलिया से कि अदलिया अपना किरदार अदा करे, और क्योंकि सारी कौम ने और हमने सब ने जो है अपने आइन को देखना है और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अदलिया ने करना है। तो मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट पे आएँ, अपना वो रोल जो आइन के मुताबिक आपने अदा करना है इस कौम के लिए, इस कौम में कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, तो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क को बड़े चैलेंजेस हैं, फिर हमारे सूबे पख्तूनख्वा को बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें हर चीज़ से बालातर होकर अपने अपने जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना वो जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने हैं, जो उनको आइन के मुताबिक देने चाहिए, और जिसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है, मराहत मिल रहे हैं, और जिसके लिए उनको उन मनसब पे बिठाया गया है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जितना बड़ा मनसब मिलता है उतना बड़ा सवाल भी होगा। तो जो कि हम मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कल इसका जवाब देना है। जिस मनसब पे आप बैठे हैं इसका सवाल आपसे होगा और आप जवाबदेह हैं, ये हमारा ईमान है। तो अपने जहन में कोई भी काम करते हुए, फैसला करते हुए ये जहन में रखें कि आप जवाबदेह हैं इसके लिए। जी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये बताएं कि बानी चेयरमैन से कोई मुलाकात का प्रोग्राम है या नहीं? बानी चेयरमैन से मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे कितने महीने, तो अभी तो फिलहाल हमारे CM साहब जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उनसे मुशावरत करनी है। और जाहिर बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका अवाम का उनको मैंडेट दिया है, तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को सारी बातें ब्रीफ करना होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की जो है मुलाकात फ़ौरन करा देनी चाहिए, ताकि वो बैठ कर डिसीशन करके अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से पूछ कर उसके मुताबिक वो अपने सूबे के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम शुरू कर दें। अब तक तो देखिए ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल में एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है। तो अगर होगा तो सारी बात है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आईनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी सारी बात है उसको लबैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें ज़ख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, और फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, और उसके बाद हज़ारों लोगों पे FIR काटी गई, और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर्स पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, मानते होंगे, अब दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। तो इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसमें किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार कोई फॉर्म 47 से भी करा दे या वैसे करा दे, लेकिन जो जीत गया और हार गया तो आखिर में असम्बली एक बन जाती है और वो असम्बली जो है आइन के मुताबिक काम करती है। तो आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़कर अगर किसी भी तरीके आपको किसी मनसब पे बिठा ही दिया गया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अपने उन लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दें। फंडामेंटल राइट्स देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मुल्क में न तो रूल ऑफ लॉ है, न फंडामेंटल राइट्स हैं, न कोई यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अदालतों का एक किरदार है, जो वाहिद ज़रिया है इंसाफ लेने का, 26वीं तरमीम करके उसका भी इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, उनको भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो अमल चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इदारों, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतों को और अवाम के दरमियान में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गैप पैदा हो रहा है, एक खिलाफ पैदा हो रहा है। और ज़ाहिर बात है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ओवरऑल जो है एक मुल्क को और एक कौम को नुकसान होता है, जो कि हम में से किसी को भी काबिल बर्दाश्त न है और न होना चाहिए। वन बाय वन कर लें, खड़ा हूँ। आपके दौरे-कूद भी हमने देखा, आपने काफी कोशिश की, लेकिन उस तरह से हमने नहीं देखा कि अमन कायम हुआ हो। ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो गिरर्स कहाँ पर हैं और मौजूदा